हम्म। तो वो जो हम दूरदर्शन में पहले शोज वगैरह देखते थे तो बोलते थे रुकावट के लिए खेद है। तो इलाहाबाद के लोगों के लिए पहला अनुभव है सुबह 5 बजे की क्लास। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इस हफ्ते की ये चौथी क्लास है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवध। दो राज्य पढ़ लिया, हैदराबाद कर्नाटक और बंगाल, तीन। अवध। स्वतंत्र अवध का जो संस्थापक है, फाउंडर, वो है सादत खान। सादत खान। उपाधि क्या है? बुरहानुल मुल्क। अब तुम्हें एक काम करना है, यहां क्वेश्चन मार्क बनाना है, इसको ऐसे करके क्वेश्चन मार्क बनाना है। क्वेश्चन मार्क का मतलब यह है कि पता करना है क्यों, किसने दी उपाधि, क्यों दी। बस ये क्वेश्चन मार्क बना दिया यहां पे। इस क्वेश्चन मार्क का जो निशान है वो चाबी की तरह है। उसका उद्देश्य ही है दिमाग के ताले को खोलना। 1722, 1722 इस व्यक्ति को गवर्नर बनाया गया अवध का। 1722। अब इस ईयर पे ध्यान देना है। 1722, 1722 में सादत खान बुरहानुल मुल्क को अवध का गवर्नर बनाया गया। सत्रह सौ बाईस सादत खान बुरहानुल मुल्क को अवध का नवाब बनाया गया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? 1722। तो तुम जैसे ही 1722 पे ध्यान दोगे, इसकी सारी चुनौतियां तुम्हारे सामने आ जाएंगी। 1722 कौन है? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, यह है मुगल बादशाह। मैं बता चुका हूं, मिर्जापुर का मुन्ना त्रिपाठी, ओछा, दिमाग से कमजोर, अय्याश। और दूसरी तरफ राजा की हैसियत या राजा के स्टेटस में गिरावट। क्यों? राजा के स्टेटस में क्यों गिरावट? राजा के स्टेटस में गिरावट क्यों? क्योंकि फर्रुखसियार की हत्या। यह है परिस्थिति। 1722। बैकग्राउंड जब भी लिखोगे तो तुम्हें चुनौतियां सामने दिखाई पड़ने लगेंगी। राजा ओछा, दिमागी रूप से कमजोर और अय्याश। राजा की स्टेटस में गिरावट क्योंकि राजा की हत्या हो चुकी है उसके उसके किंग मेकर द्वारा। अब जब ऐसी स्थिति हुई, पहली चुनौती कौन बने? जमींदार। दे बिकेम द फर्स्ट चैलेंज, जमींदार। दूसरा चुनौती क्या बना? रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू। तीसरी चुनौती क्या बना? आर्मी। बाह्य आक्रमण का खतरा, मराठा भाग रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं।
आंतरिक विद्रोह, आर्मी अच्छी होनी चाहिए। चौथी चुनौती, लॉ एंड ऑर्डर। ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला होता है चुनौती लिखने का। लॉ एंड ऑर्डर ये है। अब ये सारी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस। जमींदार, लैंड रेवेन्यू, आर्मी, लॉ एंड ऑर्डर। अब तुम ऐसा करो, ऐसा डायग्राम बनाओ। चैलेंजेस, सॉल्यूशन। पहला चैलेंज, जमींदार। जमींदारों को भी पता है कि दिल्ली की हालत बहुत खराब है, विद्रोह कर दिया। तो सॉल्यूशन क्या है? सप्रेशन। जमींदारों के विद्रोह का सप्रेशन, विद्रोह का दमन। सिर्फ दमन नहीं, समझौता भी। फिर राजस्व दोगे, जमींदार रिवोल्ट, जमींदारों का विद्रोह। तो ये सॉल्यूशन अपनाया, दमन और समझौता, सप्रेशन एंड कंसिलिएशन। दूसरी चुनौती, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू। तो 1723 में फ्रेश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, 1723, 1723 फ्रेश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। फ्रेश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, एक नया भू राजस्व समझौता किया 1723 में। इस समझौते की खास बात क्या थी? इक्विटेबल लैंड रेवेन्यू, बराबर। जमींदारों के सप्रेशन का दमन, पहला। जमींदारों के सप्रेशन का दमन, और इक्विटेबल, इक्विटेबल लैंड रेवेन्यू, समान भू राजस्व। भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र, अवध का दोआब, फैजाबाद से लेकर लखनऊ तक का एरिया, अवध। तो जमींदार रिवोल्ट को दमन किया और जमींदारों से समझौता भी किया, फ्रेश रेवेन्यू सेटलमेंट किया, समान भू राजस्व और जमींदारों द्वारा किए गए अत्याचार का दमन। तीसरा, थर्ड, तीसरी चुनौती, शक्ति, पावर। राजा बिना शक्ति को हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो सबको राजा बनने की तमन्ना है। हमारे देश में तो बेटे का नाम ही राजा रखा जाता है। कुछ लोग राजा नहीं बन पाए लेकिन नाम से ही राजा हो गए। राजा मतलब शक्ति, और शक्ति मतलब एंजॉयमेंट। बिना शक्ति का राजा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। ये जो आईएएस की दौड़ है, यूपीएससी की दौड़ है, शक्ति से जुड़ी हुई है। नौकरी अगर करनी है तो वो तो बैंक में भी है, पोस्ट ऑफिस में भी है। और जितने लोग
आईएएस का एग्जाम देते हैं, अब उसमें बहुत सारी सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विस है, सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप सी सर्विसेज हैं, लेकिन पहला प्रेफरेंस ऑलमोस्ट हर आदमी का, अपवाद हो सकता है, लेकिन पहला प्रेफरेंस ऑलमोस्ट हर आदमी का आईएएस, आईपीएस। राजा यानी शक्ति, और शक्ति यानी आनंद। तो शक्ति के राजा के शक्ति का मूल आधार क्या है? आर्मी। तो वेल पेड, एनसीईआरटी लिखती है वेल पेड, वेल ट्रेन्ड, और वेल आर्म्ड। वेल पेड, वेल ट्रेन्ड, वेल आर्म्ड, वरना अवध को तो संभाला ही नहीं जा सकता, संभव ही नहीं। चौथा, रिलीजियस टॉलरेंस। भारत में, भारत में बिना रिलीजियस टॉलरेंस के चल ही नहीं सकता। आप सेकुलर हैं तो आप महान हैं, लेकिन रिलीजियस टॉलरेंस भारत के हर राजा की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विभिन्नतावादी देश है, कितना बवाल चल रहा है, राम के बारे में बोला जा रहा है, रामचरितमानस के बारे में बोला जा रहा है, शांत हैं लोग। शांत है लोग। ये मध्य एशिया में नहीं चलेगा, ये ईरान में नहीं चलेगा, ये अफगानिस्तान में नहीं चलेगा, ये इराक में नहीं चलेगा, ये सीरिया में नहीं चलेगा। अपनी अपनी मौज। रिलीजियस टॉलरेंस, और रिलीजियस टॉलरेंस को मानते हुए अब इस देश में वर्ग के हिसाब से, जाति के हिसाब से प्रोफेशन है। अब लैंड रेवेन्यू का जो सबसे अच्छा मामला इस देश में कोई समझता है तो वो है कायस्थ, पटवारी, जो आम तौर पर हिंदू है। औरंगजेब ने कोशिश की थी कि जो पटवारी तबके का अधिकारी है वहां मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए, फेल कर गया वो, क्योंकि जिस काम को आप समझते ही नहीं करेंगे कैसे? जिस काम को आप समझते ही नहीं करेंगे कैसे? तो नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदू और मुसलमानों की नियुक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया, कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। हिंदू और मुसलमानों, प्रशासन की नियुक्ति में हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव ही नहीं किया। और 17 इस तरह से इस आदमी ने अपनी सारी चुनौतियों को बखूबी देखा। चैलेंजेस, सॉल्यूशन, चुनौतियां, समाधान। योग्यता कहां है? पढ़ने में। यह जीवन एक चुनौती है, प्रतिदिन। ये जीवन एक चुनौती है, प्रतिदिन प्रतिदिन।
every day life is a challenge. Every day. Every day. जीवन का एक अहम हिस्सा है प्रेशर, होता ही है। और अगर आप इस चैलेंज से नहीं निपट पाए तो एक चीज और पैदा हो जाएगी। प्रेशर नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो जीवन का एक अहम हिस्सा है प्रेशर। उस प्रेशर के साथ एक और चीज पैदा हो जाएगी अगर आप इसे नहीं हैंडल कर पाए तो। देखिए कितनी वीडियोस चल रही चारों तरफ, 24 तक चलेंगी जातिवादी वीडियो। बाहर अगर आप रील्स देखें तो ऐसा लगेगा कि हाहाकार मचा हुआ है, अब कुछ बचेगा नहीं, सब खत्म। और कितने लोग हैं जो इससे आहत होते होंगे। और आजकल रील तो सभी देख रहे हैं। और जिसने भी देखा कि उसके जाति के आदमी को गाली दी जा रही है, उसके जाति के आदर्श को गाली दी जा रही है, स्ट्रेस बढ़ गया। प्रेशर तो नेचुरल है, जिसको महत्वाकांक्षा है उसके पास प्रेशर तो होगा ही होगा, वो उससे तो बच ही नहीं सकते, संभावना ही नहीं। लेकिन ये जो प्रतिदिन चुनौतियां हैं, तुर्की का भूकंप आया, उसकी जो वीडियोस रिलीज हुई उसने कितने मन और दिल को आहत किया होगा। इस प्रेशर और स्ट्रेस को हैंडल करने का नाम है टैलेंट। पर तो सभी ले। इस प्रेशर और स्ट्रेस को हैंडल करने का नाम है टैलेंट। इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि डायरी बनाना है, शेड्यूल पे नजर रखना है डेली। 90% केसेस में टूट जाएगा, मन दुखी हो जाएगा, मन परेशान हो जाएगा, निराश हो जाएगा, मन ही लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। तो जब नहीं लगा तो ऐसी पॉकेट कोई किताब रखिए, जैसे मैं भगवत गीता रखा हूं, और वहीं पे एक आध मंत्र पढ़ लीजिए। कोई भी, कोई भी पेज खोलिए, कोई भी, और एक नया सा उत्साह मन में आ जाएगा। जहां गीता ने कोई बात आपको समझाई कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए रहता है। बोले सब माया है, सब खेल चल रहा है ये। इसलिए जब 1 अरब 50 करोड़ की भीड़ में कोई आदमी आईएएस बनता है तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी। और उसपे से अगर वो सामान्य घर का है तो और बड़ी उपलब्धि। और उसमें से अगर वो स्त्री है तो जो भी चुनौतियों का उचित समाधान निकाल लेगा वो राजा बनने की योग्यता को पालेगा। और यही काम किया सादत खान बुरहानुल मुल्क ने। उसने अपने समय की सारी चुनौतियों को बखूबी हैंडल किया। लेकिन 1739 में
1739 में इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड। 1739 में इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली अपनी बदतमीजी से। दिमाग लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। दिमाग है बहुत प्यारी चीज, पर ज्यादा लग जाए तो खतरनाक, ना लगे तो खतरनाक। ये जो आपका मन है ना, यही दरवाजा है संसार को पाने का और परमात्मा को पाने का। इसीलिए जिसने मन पर काम नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ चला गया। मन पर तो काम करना ही पड़ेगा, यही दरवाजा है मन। तुम्हें संसार पाना है तो भी मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुम्हें परमात्मा पाना है तो भी मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मन ही दरवाजा है। और अगर ज्यादा लग जाए, ज्यादा लग जाए, समझ ना पाए, कनेक्ट ना कर पाए, खत्म। दुनिया में 95% लोग दूसरों पे ध्यान दे रहे हैं और इस छोटी सी बात के चक्कर में परेशान है। ध्यान देने का मतलब समझ रहे हैं? आपकी ऊर्जा दूसरे की तरफ बह रही है, आपको पता नहीं है कि दूसरे पर ध्यान देने का, किताब पे ध्यान लगा दो, खुदा बन जाओ। किसी पर ध्यान देने का मतलब यह है कि आपकी ऊर्जा दूसरे की तरफ बह रही है। तो दिन भर अगर आप किसी पर ध्यान दे रहे हैं तो आप दिन भर अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं। जीसस का बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, लव इज गॉड। आपको लगेगा संभव है, प्रेम भगवान है। नफरत यहां होती है और प्रेम यहां है। तो जब आपने सबके प्रति अच्छा भाव बना लिया तो ये तो खाली हो गया ना। नफरत यहां है। अपने दुश्मन को आप ये नहीं कहते कि मैं दिल में रखा हूं इसको, कि मन में रखे हैं। तो जब आपने सबके प्रति एक अच्छा भाव बना लिया, ये खाली हो गया। तो जब ये खाली हो गया, इसमें एनसीईआरटी घुस गई। इसको कूड़ा करकट से खाली करने का नाम है ध्यान। सादत खान बुरहानुल मुल्क ने नादिर शाह से कहा कि चाचा आप हमको वजीर बनवा दो, दिल्ली चलो, भयंकर पैसा। तो करनाल कहा दिल्ली चलो, मैं आपको बनवा दूंगा पैसा, हमको वजीर बनवा देना। और जितना पैसा इन्होंने वादा किया, संभवतः 20 करोड़, वो जमा नहीं हो पाया, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब इनको पता था दंड मिलेगा, मैं मारा जाऊंगा। उस दंड के भय से इन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन इनकी आत्महत्या के बाद जो व्यक्ति नवाब बना वो था सफदरजंग। किस ईयर में? 1739। अब फिर बैकग्राउंड बना लो, बैकग्राउंड बना लो, नीति अपने आप क्लियर हो जाएंगी। 1739, यही महत्व है इतिहास में ईयर का, तिथि का। अब बैकग्राउंड क्या है कि राजा मुन्ना त्रिपाठी ओछा
दिमागी तूब से कमजोर ओ अय्याश। इतनी सुंदर पत्नी है तुम्हारी, सीएम की बेटी है, और तुम उससे आके कह रहे हो कि मैं कोठे पे गया था। ये दिमागी तौर पे कमजोरी की निशानी है कि नहीं? अय्याशी तो तुम कर ही रहे हो। राजा की राजा के स्टेटस में गिरावट, फारूक सियार की हत्या के बाद, और मुगल साम्राज्य ध्वस्त, करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध, प्रशासन पैरालिटिक, वित्तीय स्थिति खत्म, मुगल वंश के गरिमा का अंत, ये सब पढ़ा चुका हूं। 1739 जब ये आदमी गद्दी पर बैठा, आप स्थिति देखिए। बैकग्राउंड बनाना बहुत जरूरी। बैकग्राउंड अगर आप नहीं बनाएंगे, तो अब पहली चुनौती, फिर वही चुनौतियां, चैलेंजेस और सॉल्यूशन। पहली चुनौती जमींदार विद्रोह। जब भी सत्ता का परिवर्तन होगा तो कुछ लोग आवाज उठाएंगे, ये जांच करने के लिए कि जो उत्तराधिकारी है वो योग्य है कि नहीं। फिर वही नीति, दमन, सप्रेशन और समझौता। जो नहीं माना उसका दमन, सप्रेशन, जो मान गया उससे समझौता। फिर कुछ लोगों ने सर उठाया कि संभालने की औकात रखते हो कि नहीं। फिर कुछ लोगों ने सर उठाया कि संभालने की औकात रखते हो कि नहीं। तो पहली चुनौती जमींदार विद्रोह, बखूबी निभाया इसने। दूसरी बात, 1739 बाजीराव वन दिल्ली का दौरा मार चुके हैं, मराठे अंदर आ चुके हैं, मराठों को उत्तर भारत मराठों का उत्तर भारत में प्रवेश हो चुका है। उभरती हुई शक्ति है मराठे। इस आदमी ने एक बहुत ही दूसरी चुनौती, मराठा, राजपूत, शेख ज्यादा, मुस्लिम अमीर, सरदार, और इतिहास का जो सबसे बड़ा नियम है वो ये है कि मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। ये तो बहुत बड़ा सूत्र है, इसको न्यूटन का चौथा लॉ बना के लिख लीजिए अपनी डायरी में। मतलब ये इतना बड़ा सूत्र है और इतना कीमती। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। आप कहोगे साहब एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल, 1914
1914 अभी पढ़ेंगे हम इसको। इंडिया इज पासिंग थ्रू रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। ये दौर है खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, रास बिहारी बोस, और इसी दौर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से तो हट नहीं सकता, कुछ चीजें हैं जो आप छोड़ ही नहीं सकते, यहां से वो हट नहीं सकता, तो बस इसी को कंट्रोल कर सकता है। 1914 में तिलक की रिहाई, बाहर निकले, कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे, पर कुछ मॉडरेट लीडर उन्हें अभी भी अंदर नहीं आने देना चाहते थे। तो 1915 एचआरएल, होम रूल लीग, मास मूवमेंट की शुरुआत। जैसे ही मास मूवमेंट शुरू होगा, टेररिज्म अपने आप दब जाएगा। मैच्योर पीपल, मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। ये तुम अपने जीवन में अपना लो। ध्यान क्या है? 24 घंटा अपने आप पर नजर रखना। जब भी तुम अपने गोल की तरफ बढ़ोगे, मां बाप कुछ कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मां बाप हमारे देश में बहुत सारी चीजों को नहीं जानते। मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो बच्चों से कहेंगे 1 साल में निकालना है आईएएस किसी भी कीमत पे। नहीं जानते वो, उनका दोष नहीं है। वो कहते हैं भैया तुम तो कह रहे थे दिल्ली जाएंगे तो आईएएस बन जाएंगे, और तो हमसे 2 लाख रुपया लिए फीस, और 30,000 रुपया महीना, 3,60,000, 6 लाख के आसपास 1 साल में ले लियो, और कह रहे हो कि अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है, अगले साल देंगे। भैया 6 लाख लगने के बाद भी अगले साल। कहते नहीं नहीं दे दो, इसी बार दो। अच्छा सुनो, ऐसा करो, दे दो, इसी बहाने तुम जान जाओगे पेपर कैसा आता है। नहीं समझते हो, बहुत सारे माँ बाप नहीं समझते, नहीं जान पाते परीक्षा की आवश्यकता क्या है, परीक्षा का संरचना कैसे होगी, रणनीति कैसे होगी, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है। तो मैं सारे माँ बापों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार आप अपने बच्चों को उनके हिसाब से काम कर लेने दें। एक बार, मैं जानता हूं कभी कभी बहुत चुनौतियां होती हैं, बड़ा विषम परिस्थिति होती है, नहीं होती है दशा कि हम उसको कर पाए, लेकिन कम से कम एक बार। और इस परीक्षा में इतना दबाव होता है कि मैं फिर मां बापों से हाथ जोड़ रहा हूं कि कम से कम आप अपनी तरफ से दबाव ना बनाए। आपको पता है, जब आपका बच्चा आपको शाम को फोन करता है तो किस आशा में करता है कि आप उससे कहें कि बेटा चिंता मत करना। मैंने जब साइकिल यात्रा शुरू की लखनऊ से दिल्ली तक की, तो शाम को मैं पिताजी को फोन करता था, कहां पहुंचे? कानपुर। आज कितनी साइकिल चलाए? मैंने कहा 80 किलोमीटर। बोले वाह यार, तुम तो 100 चला सकते थे आज। और वो एकमात्र लाइन इतना ऊर्जा भर देती थी। अरे आप सोच के देखो, आप डॉक्टर के पास गए हो, वो आपकी रिपोर्ट देख रहा है और चेहरा बना रहा है, आप टेंशन में आ जाओगे कि नहीं? मात्र उसके चेहरा बनाने से। और रिपोर्ट है ना, कुछ है ही नहीं यार, कुछ नहीं है, कौन कह रहा था? आप कितने खुशी हो जाते हो। युद्ध में एक अहम भूमिका है उत्साह की, और जितना मां बाप दे सकते हैं उतना कोई नहीं दे सकता। तो मैं हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के समस्त मां बापों को हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम अपने बच्चों को उत्साह जरूर दें, टेंशन ना लें। तो जो समझदार व्यक्ति है, मां बाप हो सकता है, आपकी संगत हो सकती है, समाज आपके पीछे पड़ा हुआ है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए,
24 का इलेक्शन आ रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। महाभारत की एक कथा बड़ी प्यारी है कि अर्जुन की निगाह से मछली की आंख पे है। अगर आपने सब जगह ऊर्जा दौड़ाई, सब पे ध्यान दिया, तो आप खत्म। आज के युवा के साथ क्या दिक्कत हो गई है? यही, उसकी ऊर्जाएं इतने चैनल में भाग रही हैं। इसलिए मैं बार बार ध्यान पे बड़ा बल दे रहा हूं, बार 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 बार, हर क्लास में, हर जगह मैं जहां जा रहा हूं वहां ध्यान की बात कर रहा हूं। ध्यान मतलब मैग्नीफाइंग लेंस से सूर्य की रोशनी को घास पे डालना। सूरज डेली चमकता है, लेकिन घास में आग नहीं लगती, क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरी हुई है। और मैग्नीफाइंग लेंस से जब आप वही सूर्य की रोशनी को घास पे डालते हो, तो सारी रोशनी एक जगह आ जाती है, आग लग जाती है। ध्यान करो। हिंदू धर्म को मानते हो, आंख बंद कर लो, मुंह से नहीं कहना है, और सांस देखना शुरू कर दो। अभी देख लो, आंख बंद कर लो, देखो मन शांत हो जाए। तुम अगर सांस पे ध्यान दे रहे हो तो संभव ही नहीं कि मन चले। इसी को बुद्ध ने विपासना कहा। मैच्योर जो व्यक्ति है, मैच्योर, वो डबल फ्रंट पर नहीं लड़ेगा। पहला फ्रंट क्या है सफदर जंग के लिए? जमींदारों का विद्रोह। और अगर आप अपनी अपनी ऊर्जा बाहर लड़ने में लगा दिया, तो अंदर भी लड़ाई, बाहर भी लड़ाई, खत्म। तो फिर इसने क्या किया? इन सब से कंसिलिएशन, मेल मिलाप, इन सब से कंसिलिएशन। अब जमींदारों के अलावा, ये बहुत बड़ी बात है, मराठा, राजपूत, शेखजादा, शेखजादा मतलब मुस्लिम अमीर, मुस्लिम सरदार, इन सब से मेल मिलाप, समझौता। क्यों? ये देखो, पहला खतरा जमींदार, ये विद्रोह पर उतारू है। और दूसरा खतरा रोहिला और बंगश पठान। रोहिला और बंगश पठान केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का फायदा उठा रहे थे। बुंदेलखंड और बरेली का जो इलाका है, वहां अपने आप को स्थापित कर रहे थे। दो, आंतरिक खतरा, बाह्य खतरा। और रोहेला और बंगाश पठानों से निपटने के लिए, ये देखो, आंतरिक खतरा और बाह्य खतरा, ये बना कंसिलिएशन का मुख्य मुद्दा। पढ़ाई भी कर रहे हो, अफेयर भी कर रहे हो, पटीदारी में झगड़ा भी निपटा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसी में प्रेम भी कर लिया, उसी में पटीदारी का झगड़ा निपटा रहे हो। समाज सेवा भी कर रहे हो, मकान मालिक के बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो डेली। मकान मालिक बीमार है, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो। मानवता और बेवकूफी में फर्क है। खत्म हो जाओगे। खत्म हो जाओगे।
फंडामेंटल राइट दिन भर सोचना है और आधा दिमाग तो यहां चला आया, जो बचा खुचा था वो यहां आ गया, बाकी यहां लग गया। इसीलिए तो स्टूडेंट मतलब सन्यासी, प्रतिस्पर्धी मतलब सन्यासी, कॉम्पिटिटर मतलब सन्यासी। तुम अनजाने में छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, अनजाने में, और वो तुम्हें ड्रेन आउट कर दे रही हैं। और तुम तो डिस्टर्ब हो, जिससे प्रेम किया वो भी है, तो दो अंधे मिलकर रोड क्रॉस कर रहे हैं। चढ़ गई। दिशा, डायरेक्शन, डायरेक्शन। ये देखो, आंतरिक चुनौती, बाह्य चुनौती। रोहिला और बंगाश के खिलाफ मराठों से मदद ली 25,000 पर डे पर, और जाटों से मदद ली 15,000 पर डे की पेमेंट पे। मराठों से मदद ली और जाटों से मदद ली, यानी बड़ा खतरा थे। दिल्ली की हालत गंभीर, दिल्ली की हालत गंभीर। दिल्ली की हालत गंभीर। क्यों? राजा कठपुतली बन गया। नाच तो रहा है पर जीवन नहीं है, इसीलिए कठपुतली शब्द का इस्तेमाल किया गया। नाच रहा है पर जीवन नहीं है। एक्सटर्नल इन्वेजन। ईरान नादिर शाह आया, लूटा चला गया। अफगानियों को सूचना मिल गई कि अबे यहां तो कोई है ही नहीं इनके घर में। जब मौका मिले आए लूटे, धन ले, औरतें ले, चले आए। एनार्की, अफरा तफरी का माहौल। तो फिर इसको वजीर बनाया, सफदरजंग को साम्राज्य का वजीर, और इलाहाबाद तोहफे में दिया। इसको वजीर बनाया सफदरजंग को। दिल्ली की राजनीति में इंटरेस्ट लिया इसने, इसको वजीर बनाया और इसको इलाहाबाद तोहफे में दिया। और इसके बदले में इसने पेशवा से एक समझौता किया। पेशवा से समझौता, मराठा शक्ति बन चुके थे उस वक्त भारत में। पेशवा से समझौता कि भैया तुमको दिल्ली के बादशाह की रक्षा करना है। किससे? पठानों से, राजपूतों से। इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? 50 लाख। चौथ किसकी? नॉर्थ इंडिया की, सिंध की, पंजाब की। इसी चक्कर में तो झगड़ा हुआ अब्दाली से कि वसूली कौन करेगा। इसीलिए सफदरजंग को नवाब वजीर भी कहा गया। लेकिन ये एग्रीमेंट फेल कर गया। एग्रीमेंट तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये एग्रीमेंट फेल कर गया। फेल इसलिए कर गया
कि पेशवा ने दिल्ली में नवाब के दुश्मनों से हाथ मिला लिया। पेशवा ने दिल्ली में नवाब के दुश्मनों से हाथ मिला लिया और यह समझौता रद्द कर लिया, हो गया। तो जमींदारों से निपटा, रोहेला और बंगशों से निपटा, दिल्ली के हालत को संभालने की कोशिश की। और चौथी बात, राज्य का 3 अंग है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जुडिशरी। है तो तीनों इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राज्य के दबदबे और राजा के दबदबे को कायम करता है। जैसे आप अपने घर में कोई निर्णय लेते हैं तो आपके घर के निर्णय, आपके निर्णय का जो एक्सेप्टेंस है वो आपके घर में आपकी औकात बताता है। और निर्णय अगर आप अच्छा लेते हैं तो घर के लोग खुश रहेंगे। इक्विटेबल जस्टिस, इक्विटेबल, ये अपनी न्यायप्रियता के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा। तो स्वाभाविक सी बात है जनता में इसकी गरिमा बढ़ी होगी। नो डिस्क्रिमिनेशन, मैंने कहा ना, डिस्क्रिमिनेशन कोई कर ही नहीं सकता। नो डिस्क्रिमिनेशन। भारत में डिस्क्रिमिनेशन संभव ही नहीं। नवाब राय एक हिंदू, इसका सबसे खास अधिकारी, और सबसे बड़ी बात जो कि राजा के लिए संभव नहीं होता, मॉरल लाइफ, मॉरल, नैतिक जीवन। गौर करिए इस बात पर। मैंने कहा राजा के लिए नैतिक होना संभव नहीं है। क्यों? ये नहीं कहा कि राजा नैतिक नहीं होता। मैंने कहा राजा के लिए संभव होना शक्ति नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि मनुष्य शक्ति भोग करने के लिए ही चाहता है, सब। इसलिए आप जब किसी चीज का इंटरव्यू देने आते हो, सेना का, सीडीएस का, एनडीए का, आईएएस का, और अगर आप ये जवाब देते हो कि आप सेवा इसलिए ज्वाइन करना चाहते हो क्योंकि आपको सेवा करनी है, तो अगले आदमी का मन करता है कि आपका बाल पकड़ के लड़ा दे दीवार में। आईएएस बन के सेवा करोगे, समाज कल्याण, वो तो वैसे भी होगा, राज्य कर ही रहा है। राजा यानी शक्ति, शक्ति यानी भोग। इसलिए जब गरीब आदमी नैतिक होता है, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं। नैतिकता ही गरीबी का गहना है। का एक तो कर नहीं पाएगा क्योंकि भोग करने के लिए शक्ति की जरूरत है, वो उसके पास है नहीं। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, सफदर जंग, ये सारे लोग एक नैतिक जीवन, इसके बारे में कहा जाता है कि अपने पूरा जीवन अपनी एक वाइफ को समर्पित रहा। महान आदमी रहा होगा निश्चित तौर पर, और इससे ज्यादा महान इसकी वाइफ रही होगी। आज आप राजा बनना चाहते हो, इनको सीखो। आज आप भी तो राजा बनना चाहते हो। आपके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, एक डायरी में लिख लो। तभी तो मैंने कहा डायरी बनाओ। डायरी आपको डिसिप्लिन करेगी और डायरी आपको समाधान देगी। लिखो क्या क्या चुनौतियां, और नए खतरों को मत पैदा करो। दोस्ती संबंध बनाने का नशा, लाइक का नशा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एक एक व्यक्ति के पास 50-50 व्हाट्सएप ग्रुप है। सबसे खतरनाक चीज आज की डेट में व्हाट्सएप। भीम की सेना, परशुराम की सेना, राणा सांगा की सेना, सबका ग्रुप बना है और उसके मैसेजेस देखिए।
आप मानसिक रूप से खोखला हो जाएंगे। खत्म। आज के इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को संभाल कर रखना। ना हिंदू चुनौती है, ना मुसलमान है, ना दलित है, ना ब्राह्मण है। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को संभाल कर रखना। और जो चुनौतियों का उचित समाधान निकालेगा वो राजा बनेगा। निजामुल मुल्क राजा, मुर्शिद कुली खान राजा, अली वर्दी खान राजा, सादत खान, बुरहानुल मुल्क राजा, सफदर जंग राजा। क्यों? गौर करो आप, ये जो सीखने वाली बात थी आपको कि क्यों इतिहास में नाम इनका वर्णित है, क्योंकि अपने समय की चुनौतियों का उचित समाधान निकाल सके। तो राजा कौन? जो चुनौती को समझे और उसके लिए उचित समाधान दे सके। न्यूज़पेपर चुनौती, समाज चुनौती। आप देखो आपके सामने कितनी चुनौतियां हैं, और जो इन चुनौतियों का समाधान अच्छा निकालेगा वही तो अच्छा शहर चलाएगा। आम आदमी, उसके लिए सब कुछ परेशानी है, संकट है, दर्द है, कष्ट है। और जब आपने किसी चीज को परेशानी मान लिया तो आप कहेंगे आपके हाथ में है ही नहीं। किसी चीज को परेशानी मानना और किसी चीज को चुनौती मानने में फर्क है। परेशानी आप कहोगे कि हमारे हाथ में है ही नहीं, और चुनौती, आज जातिवाद बढ़ रहा है, संप्रदायवाद बढ़ रहा है, चुनौती। पढ़ने दो, आप अपना पढ़ाई करो, अपने दिमाग को अपनी पढ़ाई में लगाओ। राजा कौन? जो अपने समय की चुनौतियों को समझे, सिर्फ समझे नहीं, उनका उचित समाधान निकाले। तो 4 शपथ लेनी है कि मैं ध्यान करूंगा, मैं योग करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, और मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। ये 4 शपथ लेनी है प्रतिदिन। मार्च की शुरुआत से योग और ध्यान भी शुरू हो जाएगा। मैं 1 घंटा बढ़ा भी दूंगा जरूरत अगर पड़ी तो, वरना 1 घंटा योग और ध्यान, 1 घंटा पढ़ाई। आज डायरी में अपनी चुनौतियों को लिखना है। क्लास खत्म होने के बाद माता पिता का सब आशीर्वाद लेना, बहुत बड़ी चीज है आशीर्वाद। कुछ चीजें आपको पता ही नहीं है, छुपी है ना, हिडन है। इतनी बड़ी ताकत है आशीर्वाद, और वाइब्रेशन से निकलती है। आप समझते हो किसी को खुश रखने का क्या मतलब होता है? किसी को खुशी देने का क्या मतलब होता है? आशीर्वाद बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी ताकत। लेकिन चूंकि वो वाइब्रेशन छुपी हुई है। माता पिता ने आपको आईफोन दिया, आपको दिखाई पड़ गया। कुछ चीजें वो दिखाई नहीं पड़ रही है, डार्क मैटर यूनिवर्स में है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। साइंटिस्ट कहते हैं कुछ है जो बढ़ रहा है, पर वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, पता नहीं चल रहा है। ऐसे दुआ है। जब सुबह उठ के माँ बाप को कहते हो कि हाँ बाबूजी, हाँ प्रणाम, गोड़ लगी बाबूजी, पैर लगी बाबूजी,
तो उनको अच्छा लगता है। जिसको तुम प्यार करते हो, अगर वो तुम्हें 4 दिन फोन ना करे तो तुम बेचैन नहीं होते हो? तो जो तुम्हें प्यार करते हैं, अपना जीवन लगा रहे हैं, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पर माँ बाप का सम्मान जरूर करो। क्योंकि माँ बाप के सम्मान के साथ शुरू होता है समाज का सम्मान, और समाज के साथ राष्ट्र, और राष्ट्र के साथ विश्व, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और तुम ही बचाओगे इस देश को। तुम ही बचाओगे, और कोई बचा भी नहीं पाएगा। और कोई बचा भी नहीं पाएगा। तो अवध स्थापना सादत खान, बुरहानुल मुल्क, महान शासक सफदरजंग, और इन लोगों के क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप एक नया डेवलपमेंट हुआ, लखनऊ कल्चर का जन्म, नफासत का कल्चर, अदाओं का कल्चर, संगीत का कल्चर, साहित्य का कल्चर। इन शम्मे फरोशों को आंधी से डराते हैं। एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, इन आंखों की मस्ती के। लखनऊ, लखनऊ साहित्य, संगीत, नफासत। कहते हैं लखनऊ के नवाबों की जो बेगमें थी, अगर मूली के पत्ते पे पैर पड़ जाता था तो उनको जुकाम हो जाता था। अदब, तहजीब। दाग साहब एक बहुत बड़े शायर हुए, तो लखनऊ आए, तो बोला लखनऊ के लोग दुष्ट बहुत है, नीच हैं। तो उनके सम्मान में एक नाटक का आयोजन किया गया और उनको चीफ गेस्ट बनाया गया, दाग साहब को। तो दृश्य यह था कि दाग साहब और उनके चेला जंगल से गुजर रहा है, और जब वो बीच जंगल में पहुंचे तो शेर सामने आ गया, और चेले के हाथ में बंदूक है, दाग साहब के हाथ में बंदूक है। तो चेला दाग साहब से कह रहा है कि अरे दाग, कमीने दाग, कुत्ते दाग। यह है नफासत लखनऊ की। गाली भी मोहब्बत से देते हैं। तो ये था तीसरा राज्य, लखनऊ। चौथा हैदराबाद, कर्नाटक। कर्नाटक को अक्सर हम हैदराबाद में ही जोड़ के चलते हैं। हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल, अवध। और पांचवा मैसूर। राजा कौन? जो अपने समय की चुनौतियों को समझे
और उनका उचित समाधान निकाले, साबित करे। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें कुछ माने, इज्जत दें। सबकी तमन्ना है। मानव की भूखों में से एक सबसे बड़ी भूख है सम्मान, एक्सेप्टेंस। पर कुछ तो करो। साबित तो करो। और न्यूटन 5वां नियम बता देता हूं कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी, गारंटी 5,00,000% गारंटी। जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे, सब कुछ होने के बावजूद। गारंटी। और अंदर की शांति धीरे धीरे आती है, घबराने की जरूरत ही नहीं। इसलिए सारे धर्मों ने संयम, पेशेंस पर बड़ा बल दिया है। इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, सब धैर्य। क्योंकि यहां सब कुछ समय से बंधा हुआ है। बच्चा 9 महीने में होगा, 4 महीने में पैदा करने का कोई रास्ता ही नहीं, ही नहीं है, ही नहीं। 7 महीने में हो गया तो प्री मेच्योर, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी जीवन में। यहां बहुत लोग 2 ही महीने में बच्चा पैदा करना चाहते हैं। सर हमको आईएएस बनना है, इसी बार बनना है, ये करना वो करना है। हम्म। मैसूर। अली बाबा की गुफा का केंद्र, सेंटर ऑफ अली बाबास केव, सैंडलवुड फॉरेस्ट, स्पाइसेस, पोर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, फर्टाइल लैंड। अकूत संपत्ति, अकूत अकूत संपत्ति का केंद्र। तो मौर्य पीरियड से लेकर आज तक बेंगलोर का जलवा कायम है। भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय कहां काटा? श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला से लेकर बेंगलोर तक कर्नाटका का, मैसूर का जलवा कायम है। वजह? वजह सामने, कार्डमम हिल्स, इलायची के पर्वत।
बंदरगाह, पोर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, फर्टाइल लैंड, मैसूर की साड़ियां हैं, कांजीवरम, सोने की कढ़ाई होती है उस पर, ऑर्डर देना पड़ता है, साल भर, 2 साल, 3 साल ऑर्डर देना पड़ता है। और जहां संपत्ति होगी, वेल्थ, अगर वहां कमजोरी हुई, वीकनेस, तो वो लुटेगी। समृद्धि शक्ति के बिना नहीं रह सकती। समृद्धि शक्ति के बिना नहीं रह सकती, संभव ही नहीं। और 18वीं शताब्दी में मैसूर का राजा चिक्का कृष्ण राजा 14-14 घंटे कथक कर रहे हैं। राजा हो, डांस देख लो, खुद ही करोगे 14 घंटा? तुम राजा बनना चाहते हो, तुम्हारा समय कहां जा रहा है, बस उस पर ध्यान रखना। जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर हैं, किसी को भी दे देते हैं, क्योंकि उनके लिए समय की कीमत ही नहीं है। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, योगा करो, एक राउंड शहर का पूरा मार दो, तब भी तो शक्ति बढ़ रही है। कोई जरूरी है पढ़ना? तुम देखो, जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर है। चलो नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन तुम जिम चले गए, तुम एक राउंड शहर का मार लिए, घूम लिए, तुम कोई हिस्टोरिकल नॉवेल पढ़ लिए, गिटार बजाना सीख लिए, तो कुछ तो डेवलप हो रहा है ना। लेकिन तुम नहीं पढ़ रहे हो और चाय की दुकान पे खड़े हो 5 घंटा, और डिस्कस कर रहे हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो गलत कह रहे हैं और ठीक नहीं है। अरे कह दिया उन्होंने, उनकी मर्जी है बेचारे, उनकी कुछ होगी बात, इतने बड़े नेता हैं, कुछ ना कुछ सोच के कहा होगा। तुमको उस पर चर्चा करने से क्या फायदा है? चुनाव लड़ोगे, जेसीबी की खुदाई देख रहे हो खड़े होकर 2.5 घंटा, बहुत गहरा खोद रही है। जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। लिख लो, न्यूटन का नियम है छठा, जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। क्योंकि समय तुम जहां खर्चा करोगे, एक पैसा तुम खर्चा कर रहे हो, उसके बदले में कुछ आ रहा है। जूस पी लिए, शरीर को ताकत मिल गई, बीड़ी पी लिए, जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। वो दिल्ली पढ़े, कलकत्ता पढ़े, न्यूयॉर्क पढ़े, लंदन पढ़े, मार्स में पढ़े, एंड्रोमीडा पे चला जाए, कोई फर्क ही नहीं है।
हैं? तुम स्वरा भास्कर जी की शादी पे कमेंट कर रहे हो। बधाई दे दो, उनकी मर्जी है, चाहे जिससे करें। कल एक साहब हमसे आए, बोले वो भैया स्वरा भास्कर जी ने शादी कर ली। मैंने कहा तुम भी करना चाहते थे? अरे नहीं भैया। कहा मरे जा रहे हो? ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की नॉवेल है, खरीद के पढ़ लो। गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, अंबेडकर जी की जीवनी पढ़ लो, गांधी की किताब, कुछ कर लो जो गेन हो जाए, कुछ तो अंदर विकास हो। तो राजा आधा घंटा डांस देखेगा, 14 घंटा करेगा नहीं। और परिस्थिति, खराब परिस्थिति योग्य व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर। मैसूर की स्थिति खराब, और ये जो मैसूर की स्थिति खराब हुई, चिक्का कृष्ण राजा वीक रूलर, मैसूर की स्थिति खराब, और खराब स्थिति अवसर है। किसके लिए? टैलेंट के लिए, योग्यता के लिए। 2008 में बेरोजगारी आई, डिप्रेशन आया, केजरीवाल जी पैदा हो गए, खड़े हो गए, अवसर बना लिया उन्होंने। 1789 में फ्रांस की स्थिति खराब हुई, नेपोलियन ने फायदा उठा लिया। खराब स्थिति मूर्खों के लिए अभिशाप है, और योग्य व्यक्ति के लिए वरदान है। और इस समय का नायक है हैदर अली। कल चर्चा करेंगे, शपथ लेंगे कि मुझे पढ़ना है, मुझे योग करना है, मुझे ध्यान करना है, और मुझे अपने माता पिता का सम्मान करना है। जय हिंद फ्रेंड्स।